लेक्चर 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, टोटल का टोटल। तो आज के क्लास में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी? पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब हम क्या समझते हैं? तो वैसा प्रॉपर्टी जो कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीटेड होता है उसको हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आप ये समझते होंगे कि जैसे स्कूल में जो पीरियड लगता है तो एक फिक्स्ड इंटरवल, एक टाइम इंटरवल होता है, उसके बाद 40 मिनट का पीरियड हो या 45 मिनट का पीरियड हो, तो उसके अनुसार से जो चेंज होता है उसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि properties which are repeated after a fixed interval are known as periodic properties। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो कि रिपीट करेगा एक फिक्स्ड इंटरवल के पास, उसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब ये जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है, ये जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टोटल दो भाग में होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कहेंगे एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब हम एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है which can be explained on the basis of single atom। हम सिंपली लिख देंगे which can be explained on the basis of single atom। मतलब एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है जो कि एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे? सिंगल एटम के आधार पे। और मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है which cannot be explained on the basis of single atom। मतलब ये एक्सप्लेन नहीं होता है सिंगल एटम के आधार पे। तो सबसे पहले हम पढ़े पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? तो प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी are known as या on the basis of single atom, and molecular property जो होगा वो कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटम। जैसे एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सब जो आएंगे ये सब आएंगे एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। अगर हम रेडियस की बात करते हैं, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये सब आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक लिखिए फटाफट। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आप समझिएगा, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल जो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कैसा सिस्टम है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वो कैसा सिस्टम है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हम क्या कह सकते हैं कि ऑल attraction of nucleus
is on single इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का किस पे होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होगा। अब ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये न्यूक्लियस पे ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस सबको एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको क्या हम कहेंगे? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल attraction of nucleus is not on single electron। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, in a multi-electron system, electron present in the inner cell act as a shield, or screen for a nucleus. In a multi-electron system, electron present in the inner cell act as a shield or screen for nucleus, and differentiating electron due to which electron will not experienced full nuclear charge। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है इनर सेल में, वो किस चीज का काम करेगा? शील्ड का काम करेगा या स्क्रीन का काम कर रहा है? इनर सेल मतलब क्या? ये वाला सेल जो न्यूक्लियस के जस्ट करीब है, तो ये शील्डिंग का काम करेगा या स्क्रीन का काम करेगा? For nucleus and differentiating electron due to which electron will not experience full nuclear charge। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा फुल न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये होता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए, सब लोग। मतलब हम ये कह सकते हैं नोट करके यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं नोट करके ये कह सकते हैं कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is the net charge an electron experiences in an atom with multiple electrons। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक्सपीरियंस करेगा एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज is experienced by the
the electron in nucleus. Actual nuclear charge is experienced by the electron in nucleus is known as effective nuclear charge. Is known as effective nuclear charge, and it is given by Z effect is equal to, हम लिख सकते हैं Z माइनस सिग्मा. Z माइनस सिग्मा. अब यहां से आप समझना वेयर यहाँ पे Z इफेक्ट जो लिखे हैं इसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हम Z बोल रहे हैं उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. सिग्मा जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट. स्लेटर्स कांस्टेंट. ठीक है, स्लेटर कांस्टेंट. अब यहां से समझिएगा Z इफेक्ट का मतलब है, Z इफेक्ट का मतलब समझा रहे हैं वो प्रोटॉन, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अपना एक्चुअल अट्रैक्शन डाल रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. Z इफेक्ट का क्या मतलब हम बता रहे हैं, Z इफेक्ट का मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि वैसा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अपना एक्चुअल अट्रैक्शन डालेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसी को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ध्यान से समझिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए कि आपको कभी तकलीफ नहीं हो. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको कहते हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अपना एक्चुअल न्यूक्लियर, एक्चुअल अट्रैक्शन डाल रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, Z इफेक्ट. Z क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करता है. और सिग्मा क्या है, तो सिग्मा कहा जाता है वैसा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि रिपल्सन को कम करने में चली गई, उसी को हम कहते हैं सिग्मा, या स्लेटर कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें तीन बातें आई. ठीक है, Z इफेक्ट इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. इसको लिखिए फिर बताते हैं. जल्दी से लिखिए. चलिए देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं आपको. सबसे पहले हम समझाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को. स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो हम सिंपली लिख देंगे रिपल्सन या शिल्डिंग. रिपल्सन या क्या, शिल्डिंग क्रिएटेड बाय inner electron between nucleus and differentiating electron is known as screening effect, या उसी को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट. मतलब क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि रिपल्सन या शिल्डिंग जो क्रिएट होता है इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा और न्यूक्लियस के द्वारा, किसके बीच, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब आप इनर इलेक्ट्रॉन समझ गए, न्यूक्लियस के बगल वाला, न्यूक्लियस समझ गए, बट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको समझ में नहीं आया. ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हम आपको समझ जाते हैं. डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन विच इंटर द ऑर्बिटल, विच इंटर द ऑर्बिटल्स, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं. जैसे कि सोडियम 11 नंबर पे आएगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 2 4 6 4 10 और 1 11. तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में इन किया तो 3s1, तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे स्कैंडियम में 21 पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर क्या 4s2 3d1. तो 3d1 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर किया तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद
जेड इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? जेड इफेक्ट मतलब क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड इफेक्टिव डिनोटेड एक्चुअल नंबर of actual number of proton which are giving their attraction to the nucleus इसका मतलब क्या हो गया? जेड इफेक्ट का मतलब हो गया कि जेड इफेक्ट डिनोट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन को, जो कि अट्रैक्शन देता है किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ। ठीक है, हम बताएं भी हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अपना एक्चुअल अट्रैक्शन डाल दे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिग्मा। सिग्मा के बारे में हम क्या लिखेंगे? सिग्मा के बारे में लिख सकते हैं हम कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ protons which are used to overcome electron repulsion is called क्या? सिग्मा एस्लेटर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सिग्मा का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कम करने में जो लगता है, उसको हम स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं। वैसा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि रिपल्सन को कम करने में चली गई, उसको स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हम अगर ऑर्बिटल्स में जाएंगे तब क्या सोचेंगे? पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम ऑर्बिटल का पिक्चर बनाते हैं, जैसे हम एस ऑर्बिटल की अगर बात करें, तो एस ऑर्बिटल को कैसे हम बनाएंगे? यहाँ न्यूक्लियस होगा हमारा और ओवल शेप में ऐसा होगा कुछ। ठीक है, होगा ये कुछ ऐसा होगा। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये हमारा एस ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, तो ऐसे ऐसे हो गया, तो ये क्या चीज में चला गया? ये आपका हो गया पी ऑर्बिटल। ये आपका क्या हो गया? पी ऑर्बिटल। ये आपका एस ऑर्बिटल हो गया। ये क्या हो गया? पी। अब इसके बाद हम डी की बात करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऐसा और ये हमारा कैसा? ऐसा। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया हमारा? ये हमारा जो हुआ, ये हमारा डी ऑर्बिटल हो गया। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया? डी ऑर्बिटल। ठीक है, और लास्ट हम अगर बात कर लें, लास्ट ये न्यूक्लियस हुआ हमारा। अगर हम बात करें ऐसे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऐसे, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये हमारा एफ ऑर्बिटल हो गया। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया? एफ ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ ऑर्बिटल। तो इस तरह से 4 ऑर्बिटल हुए हमारे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। अब इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। ठीक है, स्फेरिकली क्या है? सिमेट्रिकल है। और क्या है? लेस डिफ्यूज्ड है। लेस डिफ्यूज्ड। ठीक है, लेस डिफ्यूज्ड का मतलब ज्यादा छितराया हुआ नहीं है, मतलब ज्यादा सील्डिंग इस ब्लॉक में है, नहीं भाग सकता है। ठीक है, सील्डिंग का मतलब क्या? लेस डिफ्यूज्ड मतलब छितराया हुआ नहीं है, भाग नहीं सकता है, मतलब सील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। एफ ऑर्बिटल जो है वो मोर डिफ्यूज्ड है। मोर डिफ्यूज्ड है। मोर डिफ्यूज्ड कहने का मतलब क्या? इसका सील्डिंग कम है, ये भाग सकता है। जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपया इसको दिए हम, तो 1 लाख रुपया दिए तो 1 लाख में एक ही आदमी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया दिए तो 1 लाख में यहाँ 6 आदमी है, मतलब हर आदमी के पास 16,000 समथिंग रुपया होगा। ठीक है, तब जाके 6 आदमी, तो इसको अगर चोर आके डकैती करेगा तो एक बार में मिल जाएगा, मतलब ये भाग नहीं सकता है। लेकिन ये तो कभी ही भागेगा, कभी ही भागेगा, मतलब इसका मोर डिफ्यूज्ड है, मतलब इसका सील्डिंग जो है ये कम है। ठीक है, सील्डिंग पकड़ने की क्षमता इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे नोट करके कि एस
orbital is spherically symmetrical, hence it creates maximum screening, comma shielding, and f orbital very much diffused in nature, so its shielding is very पुअर, उसका shielding क्या है, बहुत बहुत कम है। चलिए लिखिए फटाक से इसको। सानू को फोन करो ना, सानू को फोन करो, पूछो कहाँ है। ठीक, जल्दी से लिखिए इसको। जल्दी से लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्ट की, ठीक है। यहाँ तक लिखिए आप जल्दी से। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्ट, जेड इफेक्टिव या जेड इफेक्ट, ठीक है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ना कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस along the पीरियड, ठीक है। जेड इफेक्ट इंक्रीज करता है किस पीरियड में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि along group जेड इफेक्ट generally decreases or remains same along the group। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि along ग्रुप जेड इफेक्ट जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है या सेम रहता है ग्रुप के कंपेयर में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, अगर यहाँ तक हम लोग का हो गया है तब। जल्दी से इसको लिखिए, फिर एटॉमिक रेडियस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, अब हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या, एटम का रेडियस, ठीक है। कंसेप्चुअली अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस डिफाइंड होता है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है। ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल का, उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम एटॉमिक रेडियस का निकाल दें, क्योंकि इसका 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि एटम बहुत छोटा होता है। दूसरा रीजन है कि एटम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है। ये जो एटम है इसका वेल डिफाइंड 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाता है। और तीसरा है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हम जो एटॉमिक रेडियस करते हैं वो कैलकुलेट जो करते हैं वो बॉन्डेड स्टेट में करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को कि कंसेप्चुअली atomic radius is defined as distance between
as distance between nucleus and electrons of outermost cell, but it is impossible but it is impossible but it is या हम ऐसे लिख दें कि एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल बट इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल के जगह लिख दें नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन exact value of atomic radius because these are three reasons. There are three reasons. सबसे पहला, एटम इज टू स्मॉल, एटम क्या होता है, बहुत छोटा. दूसरा रीजन, एटम डज नॉट हैव well defined boundary because of variable valence cell. और तीसरा में हम लिख सकते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, but we can calculate atomic radius in bonded state of atom. इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कंसेप्चुअली एटॉमिक रेडियस डिफाइंड होता है डिस्टेंस किसके किसके बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच. लेकिन ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस का, क्योंकि इसका तीन रीजन है. क्या क्या रीजन है, तो एटम बहुत छोटा होता है, दूसरा रीजन एटम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, वेरिएबल वैलेंस शेल होता है, और तीसरा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस वो बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम में करते हैं. चलिए फटाक से इसको लिखिए. चलिए जल्दी से इसको लिखिए. लिखिए. चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में हम चर्चा करेंगे. अब जो हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. अब जो चर्चा हो रहा है वो किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस के टाइप के बारे में. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. 4 एटॉमिक रेडियस होते हैं टोटल, ठीक है. सबसे पहला जो होता है वो होता है कोवैलेंट रेडियस. दूसरा जो होता है वो होता है वंडरवॉल रेडियस. तीसरा जो होता है वो होता है मेटालिक रेडियस. और फोर्थ जो होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक रेडियस. तो टोटल जो रेडियस हुआ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. सबसे पहला हुआ कोवैलेंट रेडियस, सेकेंड हुआ वंडरवॉल रेडियस, थर्ड हुआ मेटालिक रेडियस और फोर्थ हुआ आयोनिक रेडियस. तो ये 4 तरह का रेडियस होता है, जिसमें अभी हम लोग जो पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट रेडियस के बारे में. तो आप लोग इसको फटाफट लिखिए. चलिए देखिए
सबसे पहला हम चर्चा जो करते हैं वो चर्चा करेंगे कोवैलेंट रेडियस के बारे में, कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब क्या? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप तो ये जानते ही हो कोवैलेंट रेडियस का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर छोटा सा एग्जांपल दें तो इस टाइप का होता है, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, कौन है? यहीं आ जाएगा घूम लेगा, यहीं आ जाएगा घुमा देगा। कोवैलेंट रेडियस का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance between two atoms bonded by a covalent bond is known as covalent radius। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ of the internuclear distance between two atoms bonded by a covalent bond is known as covalent radius। मतलब जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का होता है दो एटम के बीच में जो बॉन्डेड होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, उसको कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम ये एक एटम लिए, ठीक है, ए एटम है ये हमारा, और ये दूसरा एटम लिए, ये हमारा कौन सा एटम है? बी एटम है। तो ये ए एटम का रेडियस और ये हमारा कौन सा एटम का रेडियस? ये बी एटम का रेडियस। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए बी ये हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कह देंगे? डी डिस्टेंस। तो हम कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम, अगर मान के चलिए ये ए रेडियस है, ये बी रेडियस है, और यहाँ पे हम मान के चलिए कि पूरा एटम ए है कंबाइंड रूप में, तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए एटम क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस टोटल और उसका क्या? हाफ, तब रेडियस निकल जाएगा d/2। तो ये क्या निकल गया? कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू d/2। अब आप समझिए चीजों को कि एक होता है सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो अब समझिए चीजों को। सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस जो होते हैं वो टोटल दो प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक का मतलब होता है सेम एटम, सेम एटम। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक का मतलब होता है डिफरेंट एटम। हेट्रो एटॉमिक का मतलब होता है डिफरेंट एटम। होमो एटॉमिक का मतलब सेम एटम और हेट्रो एटॉमिक का मतलब होता है डिफरेंट एटम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। तो अगर हम सबसे पहले होमो एटॉमिक का बात करेंगे या सेकेंड में हम हेट्रो एटॉमिक का बात करेंगे। होमो एटॉमिक का अगर हम बात करते हैं तो होमो एटॉमिक में हमारा क्या आ जाएगा? होमो एटॉमिक का मतलब हो जाता है सेम एटम, और हेट्रो एटॉमिक की अगर हम बात करें तो हेट्रो एटॉमिक में कौन आ जाता है? हमारा डिफरेंट एटम। होमो का मतलब ही होता है कि एटम जो होगा वो सेम होगा, और हेट्रो का मतलब ही होता है कि एटम जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं तो आप मान के चलिए कि कोवैलेंट है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होगा ही होगा। ठीक है, तो होमो एटॉमिक में मान के चले तो ये हमारा एक न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा एक न्यूक्लियस हुआ, दो एटम है और दोनों क्या होगा? सेम होगा। जैसे ये ए एटम और ये भी ए एटम, तो ये दोनों सेम होगा, इसका रेडियस ए और इसका भी रेडियस ये। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डी। मतलब ये दोनों एटम सेम नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? DAA/2। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट बॉन्ड लेंथ बाय 2। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कोवैलेंट रेडियस इन केस ऑफ होमो एटॉमिक एटम। होमो एटॉमिक का मतलब ही समझ में आ गया, सेम एटम।
अगर हम सेकेंड बात करते हैं हेटेरोएटॉमिक, दैट मीन्स डिफरेंट एटम। अब ये हेटेरोएटॉमिक दो प्रकार का होगा। सबसे पहला प्रकार क्या होगा, इसमें दो प्रकार जाएगा। एक तो जाएगा कि हेटेरोएटॉमिक में जब एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हो जाए। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम इज क्या, सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर सेम होगा तो क्या बोलेंगे, अगर ये हमारा एटम ए है और दूसरा एटम हम मान के चलिए हम ले लिए बी, ये हेट्रो हुआ, दोनों अलग अलग है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, डी ए बी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया, सेम। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, रेडियस ए एटम का और रेडियस बी एटम का, दैट मीन्स रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। तो ये निकल गया क्या हमारा कोवेलेंट रेडियस जब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा हमारा, सेम। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, डिफरेंट। जैसे मान के चलिए कि ये ए है बी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब इसका इक्वेशन जो आएगा डी ए बी का वो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9, ठीक है, और साई ए माइनस साई बी, वेयर साई ए और साई बी, वेयर साई ए एंड psi b are इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए एंड बी। psi a और psi b क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ए और बी है। और ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसी को बोलते हैं स्टेवेंसन इक्वेशन, स्टेवेंसन इक्वेशन या इसको मेकर इक्वेशन, इसको मेकर इक्वेशन। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करने वाले हैं कोवेलेंट रेडियस के बाद, वो बात करेंगे 4 रेडियस है, उसके बाद बात करेंगे वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, ये सब बात करेंगे। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू। हाँ